जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। बच्चों, अब तक मैंने आपको क्षितिज के बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए, पोइम पढ़ाई, गद्य भी पढ़ाया, नेताजी का चश्मा पढ़ाया, गद्य में बाल गोविंद भगत पढ़ाया, लखनवी अंदाज पढ़ाया। इसके बाद मैंने कृतिका के चैप्टर्स पढ़ाए। कृतिका के भी मैंने 3 चैप्टर अब तक पढ़ा चुकी हूँ। मैंने माता का अंचल मैंने पढ़ा दिया, जॉर्ज पंचम की नाक। इसके अलावा मैंने साना साना पाठ पढ़ा दिया। आज मैं दोबारा से फिर क्षितिज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़े। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यानी याद के बाद उसके बारे में लिखना। उन्होंने फादर बुल्के मानवीय, जैसा कि चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उन्होंने उसमें फादर बुल्के के बारे में विस्तार से लिखा है। उनका व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली, उनके आचार विचार, उनका प्रेम और उनकी जन्मभूमि के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से फादर बुल्के एक सन्यासी होते हुए भी गृहस्थियों की तरह रहते थे। सन्यासी ऐसे वैसे नहीं जैसे कि आपको लगे कि घर बार छोड़ दिया, भगवान का भजन किया, जंगल में चले गए, ऐसा नहीं। वो ऐसे सन्यासी थे परंपरागत। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी आता है कि वो कैसे सन्यासी थे कि वो चर्च में रहकर हर एक भारतीय के सुख दुख में शामिल होते थे, उन्हें प्रेम करते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे, उनके किसी भी सुख में और गम में शरीक होते थे। तो इस तरीके से हर भारतीय उनको बड़े सम्मान के साथ अपने यहाँ बुलाता था, उनका आदर करता था, उनसे सलाह लेता था और इस तरीके से उन्हें बेहद प्यार करता था। तो फादर बुल्के भी उन्हें अपनी जियो जान से उन्हें प्यार करते थे। फादर बुल्के भी इन्हीं के बारे में इन्हीं के फादर बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से सब लेखक ने बताया है। तो बेटा, आज मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले फादर बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में और उसके आचार विचार के बारे में, उनकी जन्मभूमि के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो मैं यही बताऊंगी कि जो फादर बुल्के थे वो यूरोप के बेल्जियम शहर के रहने वाले थे। ठीक है, बेल्जियम शहर में रहने वाले थे। पाठ पढ़ाने से पहले उसकी समरी जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ में आ सके। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो फादर बुल्के बेल्जियम से ऐसे अच्छी बड़ी उनकी फैमिली थी। जो उनके पिता थे वो भी कपड़े के व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने सब बच्चों को पढ़ाया। उनकी एक बहन थी, माँ बाप थे, भाई थे। तो वो भी इंजीनियरिंग की, ऐसा नहीं थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। पूरी 3rd ईयर में आते आते उनका विचार बदल गया और उनका मन हुआ कि मुझे सन्यासी बनना। मन संसार से विरक्त हो गया। तो वहाँ यूरोप में जब किसी को फादर बनने की ट्रेनिंग लेनी होती है या शपथ लेनी होती है तो उनसे चॉइस पूछी जाती है कि वो सन्यासी होने के लिए, फादर बनने के लिए कौन से देश का चयन करना चाहेंगे। तो फादर बुल्के से भी पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहेंगे। फादर बुल्के ने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा लिखा। उससे उन्हें बहुत ही अटैचमेंट हुआ। उसे जानने की उनके मन में बड़ी ही जिज्ञासा थी। इसलिए उन्होंने अपनी चॉइस में भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने उन्होंने कहा कि मुझे भारत में जाकर रहना है, तो उन्हें भारत भेज दिया गया। भारत में वो उन्होंने विद्याध्ययन किया धर्म गुरुओं के अंडर में रह के। इसके बाद वो फादर बने। इसके बाद उन्होंने PhD भी यहाँ पर हिंदी में आकर की। सोचो, एक विदेशी के लिए हिंदी में, और वो भी साइंस के स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल काम होगा। फिर भी उन्होंने क्या किया, हिंदी में उन्होंने PhD की। ठीक है,
राम कथा उत्पत्ति और विकास, यानी हमारी राम कथा के भगवान राम के ऊपर उनके विषय में गहन अध्ययन किया। इसके बाद वो कई जगह कई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, विभागाध्यक्ष बने, हिंदी से रिलेटेड उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। वो जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ बुलाते थे अपने त्योहारों में, उनके अपने दुख में अपने सुख में उन्हें बुलाते थे फादर बुल्के को। कि एक बार अचानक ये बेटा क्वेश्चन भी आता है, एक बार उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने का मतलब है कि उन्हें जहरबाद, एक फोड़ा होता है जहरबाद, यानी उससे वो मर गए, जहरबाद से मर गए। तो जहरबाद से मरने का कारण, जहरबाद कहते हैं गैंग्रीन रोग होता है जो फोड़े की तरह पक जाते हैं। तो उस फोड़े से वो पक गया और अचानक उनकी मौत हो गई। लेखक ने बताया कि जब वो फादर बुल्के मरे और उनकी डेड बॉडी लेके जा रहे थे तो लोग इतना रो रहे थे कि उन्हें गिनना मुश्किल था। बड़े बड़े साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब लोग उनकी कब्रगाह तक गए और बुरी तरह से रो रहे। यही उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से लेखक को भी लगता है कि उनको जहरबाद से नहीं मरना चाहिए, यानी उनको इस तरीके से नहीं रोना चाहिए, उनको नहीं मरना चाहिए जिससे उन्हें इतना कष्ट होता है। यानी जो दुनिया को, देश को, लोगों को प्यार करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति की मौत, इतनी दर्दनाक मौत नहीं होनी चाहिए लेखक के अनुसार। तो यही उनके बारे में बताया है। लेखक ने बताया है उनका, सबसे पहले उनका व्यक्तित्व बताया है कि उनकी आंखें नीली थी जैसे कि यूरोपियन की होती हैं, भूरे रंग की दाढ़ी थी, लंबा शरीर था, पतला दुबला। तो इस तरह से उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताया है, उनके एजुकेशन के बारे में। यहाँ तक कि उनसे एक बार पूछा गया, लेखक ने बताया, उनसे पूछा गया क्या तुम्हें अपनी मातृभूमि के बारे में याद नहीं आती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी है मेरी जन्मभूमि और मुझे उसकी ज़्यादा और अपनी माँ की याद भी आती है, बहन की भी याद आती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे भारतीय और भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी लगती है। यही उनके बारे में बताया गया। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर का गहन अध्ययन करने के लिए पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए अब इस पाठ की रीडिंग। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। यानी लेखक कहना चाहता है, जहरबाद कहते हैं गैंग्रीन रोग, यानी पकाऊ, हिंदी में बोलते हैं पकाऊ फोड़ा, जो शरीर पक जाता है उसमें। तो एक क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में कि फादर बुल्के को कौन सा रोग था? तो जो गैंग्रीन रोग था उसे फादर बुल्के को, तो कहते हैं लेखक को बड़ा ये सरप्राइजिंग लगता है कि जो व्यक्ति लोगों से इतना प्रेम करता है, इतना लगाव है लोगों से, जो दूसरों के दुख में दुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति को जहरबाद जैसी बीमारी कैसे हो गई? और अगर इस प्रश्न का उत्तर लेखक चाहता है कि कौन से ईश्वर से पूछे कि वो ये जवाब दें कि जो लोगों से इतना प्रेम करने वाला है उसकी मृत्यु इस तरीके से कैसे हुई। तो फिर उन्होंने, लेखक ने बताया है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। फादर बुल्के का गोरा रंग था और उनकी भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी और ऐसा लगता था कि उनकी बाहें हमेशा दूसरों को अपने गले लगाने के लिए आतुर रहती हैं।
और लेखक कहता है कि उन्हें 35 साल से वो जानता है, उनका व्यक्तित्व तो 35 साल से लगभग ऐसा ही था, ऐसा ही शुरू से वो सभी को प्यार करने वाले थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उसको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों में गंभीर बहस करते। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों को चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। पहला क्वेश्चन भी आपका यही है कि देवदार के वृक्ष की तरह कौन था। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि फादर जो बुलके थे वो लेखक के समय में उन्हें अपनी याद आती है कि वो हर एक गोष्ठियों में शामिल होते थे और उन्हें उससे रिलेटेड कोई भी जो सुझाव अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो सुझाव देते थे। और जब मुझे अपना बच्चा और फादर यानी और वो छोटे बच्चे को उन्होंने जब लेखक के बेटा हुआ तो उनके मुंह में पहली बार अन्न डालते हुए उनका जो व्यक्तित्व था, जो चमकती हुई उनका वात्सल्य था, जो प्रेम था, वो आज भी लेखक की आंखों में झूमता नजर आता है। कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। लेखक को याद आता है कि वो उस समय जब वो इलाहाबाद में रहते थे तो लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आया, उन्हें कभी उनका मुंह कभी गुस्से में तो देखा ही नहीं, बल्कि हमेशा उनके मन में प्यार ही झलकता हुआ नजर आया। और वो उस समय उन्हें याद आता है कि जब वो साइकिल से रुकते और पूछते कि मैंने बस आपकी लिखा हुआ क्योंकि लेखक खुद ही लेखक था, कि मैंने आपका पढ़ा और उसमें ये चीज़ मुझे दिखाई दी, इसलिए उन्हें हमेशा इस चीज़ को याद आया। ऐसा नहीं था, उन्हें वो याद आया लेखक को कि लेखक ऐसा नहीं था कि जब वो आए थे तब उनके 2 भरा पूरा परिवार था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ थी, बाप थे, सब कुछ थे। और तब लेखक ने उनसे पूछा फादर बुलके से, आपको अपने देश की याद आती है? इस पर फादर बुलके ने जवाब दिया, मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था।
पिता व्यवसायी थे, एक भाई बड़े वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक ने पूछा कि आप, क्योंकि लेखक के मन में एक जिज्ञासा थी कि इतना भरा पूरा परिवार, माँ बाप बहन भाई होते हुए और पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी उनकी जन्मभूमि इतनी सुंदर थी जो उन्होंने खुद व्यक्त किया, तो उसे छोड़कर वो क्यों आ गए? वह प्रभु की इच्छा थी। उन्होंने बड़ा ही सहज जवाब दिया कि ईश्वर की यही इच्छा थी कि मैं अपना देश छोड़कर भारत में आऊं। वे बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुलकेयर सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में यही था। लेखक ने पूछा कि आपके मन में ऐसा ही विचार क्यों आया कि आप भारत ही जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि क्या कारण था कि मैंने उनसे अपनी ये शर्त रखी कि मुझे संन्यास लेने के बाद भारत में निवास करना है। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जैसे कि आपको पता है कि अगर मोमडन होते हैं तो उसमें मस्जिद में जाके वो मदरसे में जाके उनका अध्ययन करते हैं। ऐसे ही हिंदू लोग अपने जाते हैं तो अपने पढ़ाई करते हैं धर्म ग्रंथों की। ऐसे ही उनके लोग जो थे वो जेसुइट संघ था उनका क्रिश्चियन का, उनमें जाकर पहले उन्होंने अपने क्रिश्चियन धर्म की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए। यानी ऐसा नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान में वो रहे, कि दार्जिलिंग में रहे 8-9 साल, इसके बाद उन्होंने कलकत्ता में गए, फिर उन्होंने बीए किया, क्योंकि वहाँ हालांकि उन्होंने वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास, यानी उन्होंने इसके बाद बीए किया कलकत्ता में से जाके, उसके बाद लौटकर इलाहाबाद आए, वहाँ से एमए किया हिंदी में। इसके बाद उन्होंने इसके बाद उन्होंने पीएचडी की प्रयाग विश्वविद्यालय से। 1950 में पीएचडी की। अब पीएचडी का विषय भी उन्होंने हिंदी का लिखा, राम कथा उत्पत्ति और विकास, उसके बारे में उन्होंने पीएचडी की। परमल में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, नील पंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीता। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने पीएचडी की। इसके बाद वहाँ पर उन्होंने ब्लू बर्ड एक का हिंदी रूपांतर अनुवाद किया हिंदी में। इंग्लिश नाटक था ब्लू बर्ड, उसको हिंदी में चेंज करके नील पंछी के नाम से करा। फिर उन्होंने रांची में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने
हिंदी अंग्रेजी से हिंदी का शब्दकोश डिक्शनरी भी बनाई, बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया और पटना में आकर रहने लगे। वहीं आकर वो बीमार हो गए। इसके बाद वो दिल्ली आ गए और इस तरीके से 73 वर्ष की एज में उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, अब तक हमने फादर बुल्के के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा कि उनकी जो रंग था वो गोरा था, उनकी आंखें नीली थी, भूरे रंग की दाढ़ी थी उनके, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। अगर आपसे उनका रेखा चित्र पूछा जाए तो कैसे थे। इसके बाद ऐसा नहीं था वो पढ़े लिखे नहीं हो, उन्होंने इंजीनियरिंग की, 3rd ईयर तक इंजीनियरिंग की, वो 4 साल की होती है, तो उन्होंने 3 साल पूरे किए। उसके बाद उनका मन अचानक हुआ कि मुझे संन्यास लेना चाहिए और संन्यास लेने में उन्होंने शर्त रखी कि मुझे भारत में जाकर रहना है। वहाँ आकर उन्होंने उनका जो कि एक क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ पढ़ाने वाले के लिए एक संघ होता है, वहाँ जाकर उन्होंने क्रिश्चियन धर्म ग्रंथों की एजुकेशन की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने भारत में आकर कलकत्ता से BA करा, MA किया। इसके बाद उन्होंने PhD की वहाँ पर भारत में आकर, राम कथा उत्पत्ति और विकास। इसके बाद वो उन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक का इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद किया। तो इसी तरह बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। अनेक शब्दकोश उन्होंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए तथा पटना में रहने लगे। वहाँ वो बीमार पड़ गए, वहाँ उनके बीमारी शुरू हो गई और इसके बाद वो दिल्ली आए और 73 की एज में आकर उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने खुद बताया कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से काफ़ी लगाव है, बहुत प्यार है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो भारत और भारतीय संस्कृति को प्यार करते थे। अपने परिवार में माँ बाप भाई बहनों के इसमें सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी माँ को करते थे। उन्हीं के पत्र कभी जब आते थे। बहन की शादी की उन्हें हमेशा यहाँ रहकर भी चिंता नज़र आती थी उनके चेहरे पर। और उनके जो भाई था, एक भाई था वो भी पादरी था, इसके अलावा एक भाई अपनी फैमिली के साथ रहता था। इस तरह से अब तक हमने इतना पढ़ा फादर बुल्के के बारे में। अब आगे का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे और तब तक आप इस चैप्टर को रीडिंग भी करेंगे, क्योंकि इसके एक क्वेश्चन आएगा कि उनका क्रमिक विकास बताइए और उसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट के पहले फादर बुल्के ने क्या किया, इसके बाद क्या किया, फिर वो कहाँ जाकर विभागाध्यक्ष बने, हिंदी में उन्होंने शोध कब किया, ये सब आपको याद करना होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। इसके बाद अभी नेक्स्ट टर्म में आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी। जय हिंद बच्चों।